हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 2 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जल सप्ताह यानी कि इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। तो जल सप्ताह मनाया जा रहा है कब से कब तक? तो 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा और इसकी शुरुआत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा, वहीं पे इसका आयोजन हो रहा है और इसकी थीम रखी गई है सतत विकास और समानता। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है या फिर इसकी शुरुआत किसने की है। तो इस जल सप्ताह की शुरुआत की है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है 1 से 5 नवंबर तक ये आयोजित होगा और इसका थीम रखा गया सतत विकास और समानता और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण हुआ है उसमें टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला है यूपी को और दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। इसे आप याद रखिएगा। और भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है इंदौर। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू हुई है? तो अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई है, इसे भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। इस जल जीवन मिशन को 2019 में लाल किला के प्राचीर से शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य क्या था? तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना। और हर घर नल से जल प्रमाणित जिला कौन बना? अभी हाल में एक करंट अफेयर्स हमने इसके पहले भी पढ़ा था। तो हर घर नल से जल प्रमाणित वाला जिला बना था बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का जिला था। इसे भी आप याद रखिएगा। और कौन राज्य था? तो राज्य था गोवा। हर घर नल जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य था गोवा। पहला जिला बन गया है बुरहानपुर, इसे आप याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है। तो अभी हाल में मानगढ़ धाम काफ़ी चर्चा में है, तो ये कहाँ पे है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मानगढ़ धाम कहाँ है? तो यह राजस्थान में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। और ये क्यों चर्चा में है? तो इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये मानगढ़ धाम राजस्थान में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। और यहाँ पे हाल ही में इस मानगढ़ धाम में हाल ही में गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो इस गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया है संस्कृति मंत्रालय ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे मानगढ़ धाम में यानी कि राजस्थान के मानगढ़ धाम में गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो शामिल हुए हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया है संस्कृति मंत्रालय ने। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मानगढ़ धाम में इसका आयोजन हुआ है। इस मानगढ़ धाम की इम्पोर्टेंस क्यों है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो 17 नवंबर 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक नेता थे गोविंद गिरी, उन्हीं के नेतृत्व में भील समुदाय द्वारा एक शांतिपूर्ण विद्रोह का आयोजन किया जा रहा था। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील समुदाय द्वारा एक शांतिपूर्ण विद्रोह किया जा रहा था। और उस विद्रोह के क्रम में अंग्रेजों ने उन भील जो जनजाति थी जो विद्रोह कर रही थी उस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 1500 भीलों की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए इसे शहीद स्मारक घोषित किया गया है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। तो इसे यहाँ पे एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। तो इस शहीद स्मारक का निर्माण कब हुआ था? तो इस शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था 27 मई 1999 को। तो इसे आप याद रखिएगा। ये मानगढ़ धाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। और ये यहाँ पे जो भील समुदाय के 1500 लोगों की हत्या हुई थी, इसी से काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पे हुई थी। और इसे शहीद यहाँ पे जो शहीद स्मारक है इसका निर्माण 27 मई 1999 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीगढ़ टाइगर रिजर्व बन गया है।
तो ये रानीगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है, यूपी में स्थित है रानीगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास बना है, तो अभी उसको नोटिफाइड करने से पहले ही इसे नोटिफाइड कर दिया गया है, तो इससे अब ये 53वां हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। और उसे भी मिलेगा, लेकिन अभी उसे मिला नहीं है, टाइगर रिजर्व का दर्जा उसे पूरी तरह से मिला नहीं है, तो इसीलिए अभी 53वां बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में स्थित है। तो देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी के बुंदेलखंड में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के जो चित्रकूट जिला है उसी में बुंदेलखंड नामक एक स्थान है, वहीं पे ये रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन है, तो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया था, और ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और भारत का भी जो हाल में 51वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई, और ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 52वां टाइगर रिजर्व, तो 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था, और ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। और नेक्स्ट है 53वां टाइगर रिजर्व, तो पहले गुरु घासीदास को घोषित करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी उसको नोटिफाइड नहीं किया गया है, तो उसके पहले ही गुरु घासीदास के पहले ही रानीपुर को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूपी के कुछ टाइगर रिजर्व जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो यूपी के पहला टाइगर रिजर्व कौन है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का, तो दुधवा टाइगर रिजर्व। सेकेंड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, थर्ड है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 529.36 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भी आप याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 529.36 किलोमीटर स्क्वायर। अब टाइगर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। बाघ गणना 2018 में हुई थी, भारत में जो बाघ गणना हुई थी कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी, और इसके अनुसार भारत में 2967 टाइगर है। यानी कि भारत में टोटल कितने बाघ हैं, तो अभी 2967 बाघ हैं। और ये रिपोर्ट कब की है, तो 2018 में जो रिपोर्ट आई थी बाघ गणना रिपोर्ट उसकी है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ है, सबसे अधिक टाइगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कुल, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार, अभी यहाँ पे बढ़े हैं घटे हैं फिर होगा जो गणना होगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और कितने हैं, तो 526 टाइगर हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्टीलमैन जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, और कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो भारत के स्टीलमैन जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है 85 वर्ष की आयु में। और जमशेद जे ईरानी को 1997 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और किसने दिया था, तो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी उनके द्वारा दी गई थी, और 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टिस्को से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है टिस्को, और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, और 1907 में साकची है, जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पे इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लौह अयस्क कहाँ से आता है, कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है नोआ मंडी से, नोआ मंडी और गुरु महिसानी से। कोयला की प्राप्ति होती है झरिया और बोकारो से, और मैग्नीज की प्राप्ति होती है क्योंझार खान से। और इसमें जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है, तो पानी स्वर्णरेखा नदी और खारकोई नदी से आता है, तो ये पानी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, स्वर्णरेखा नदी और खारकोई नदी। नेक्स्ट है 5 नंबर, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसकी घोषणा भी हाल में की गई है, और ये पहली बार मनाया जा रहा है। तो प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस पहली बार मनाया जाएगा 11 दिसंबर को। तो कोई भी जो पहली बार चीज़ें जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा, और 11 दिसंबर की ही तिथि क्यों चुनी गई है, तो इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। ये जो तमिलनाडु के एक कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, उनकी जयंती है 11 दिसंबर को, और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा 11 दिसंबर को।
और इसकी घोषणा किसने की है? भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है यूजीसी द्वारा, यूजीसी ने इसकी घोषणा की है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारत के जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूजीसी की स्थापना भारत के उस टाइम के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है जगदीश कुमार। तो ये करंट से रिलेटेड चीज़ हो जाता है, इनकी हाल में नियुक्ति हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है जगदीश कुमार। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि योटा D1 क्या है? तो योटा D1 उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, और इसका लोकार्पण किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है हीरानंदानी ग्रुप द्वारा। तो ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की गई है हीरानंदानी ग्रुप द्वारा, और योटा D1 इसका नाम है, इसे आप याद रखिएगा, योटा D1। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना होगी अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिला में इसकी स्थापना होगी। और एक्वा पार्क क्या है? यानी कि फिश म्यूजियम। तो इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, बीसीसीआई ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस भुगतान करने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है। पहले महिला और पुरुष क्रिकेटर जो थे उनके वेतन में काफ़ी असमानता थी, उन्हें एक समान वेतन नहीं दिया जाता था। जो महिलाओं को वेतन मिलता था उसके जो फीस मिलता था, महिलाओं को जो फी मिलता था उसके 3 गुना मिलता था इनको, पुरुषों को मिलता था। तो जहाँ इनको 20,000 दिया जाता था प्रति मैच, वहीं पे इनको पुरुषों को दिया जाता था 60,000। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और अभी इसकी घोषणा की गई है बीसीसीआई द्वारा। इसके पहले न्यूजीलैंड ने भी अपने देश में महिला और पुरुष क्रिकेटरों का वेतन समान कर दिया है। तो इससे बीसीसीआई पर भी दबाव पड़ा है, और बीसीसीआई ने भी इसकी घोषणा कर दिया है। तो अब कितना मिलेगा? तो अब टेस्ट मैच के लिए महिला और पुरुष क्रिकेटरों का वेतन फीस समान किया गया है, और कितना मिलेगा? तो 15 लाख रुपए दिया जाएगा टेस्ट मैच के लिए। वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे जो असमानता थी उसे दूर किया करने का प्रयास किया गया है फी में, और यहाँ पे दोनों क्रिकेटरों को, महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान फी देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जैसे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी, और इसके सचिव हैं जैसा। बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? तो इसके सचिव बने हैं जैसा, और इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में श्योक पुल का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो लद्दाख में जो जगह है लेह, वहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, और इसका नाम क्या है? श्योक पुल। ये श्योक नदी पे बनाया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, कुछ इसके फैक्ट्स हैं। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और श्योक नदी पे ये पुल बनाया गया है लेह लद्दाख में, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, और एक कैटेगरी इसकी कौन सी है? तो इसकी कैटेगरी है क्लास 70। तो 70 टन वजन उठाने की में ये सक्षम है। ये पुल 70 टन का भार सहन कर सकता है, उठा सकता है, और इसकी लंबाई है टोटल 120 मीटर। और ये जो BRO द्वारा एक रोड का निर्माण किया जा रहा है डारबुक, श्योक और डॉलेटबेग ओल्डी मार्ग का, उसी का एक हिस्सा है ये जो पुल बना है श्योक पुल। तो डारबुक, श्योक, डॉलेटबेग ओल्डी मार्ग का हिस्सा है, और गलवान घाटी में हमारे युद्धक टैंक को पहुंचाने में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस पुल की। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर क्वेश्चन है, सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है।
तो ये पहली बार सऊदी अरब में मनाया गया है। जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। और ये कैसा त्यौहार है? तो हैलोवीन फेस्टिवल प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईसाई समुदाय द्वारा। तो ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि 31 अक्टूबर को इस फेस्टिवल में सब लोग भूत और चुड़ैल का वेश धारण करते हैं, भूत और चुड़ैल के वेश में आते हैं। और ऐसी मान्यता है ईसाई समुदाय द्वारा कि इस दिन भूत और चुड़ैल का रूप धारण करने से उनके जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसीलिए हैलोवीन फेस्टिवल ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है और प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले जो मनाया गया था हैलोवीन फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में, उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे भी इम्पोर्टेंट बनता है। और सऊदी अरब में इसे पहली बार मनाया गया है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा कि लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार की है। और यहाँ पे स्कॉच पुरस्कार दिया गया है इसे। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।